भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो के अंदर हमको उपदेश देने, सत्संग कराने, अनुभव वाणी बताने के लिए स्वयं अनुभवी पुरुष जो कि कई जन्मों से अनुभव कर रहे हैं, भीतर अपने ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी को साथ लेके आए और ज्ञान दर्शन का लेवल बढ़ा रहे हैं हर क्षण। ऐसे स्वयं जो है स्वामी कमलेशानंद जी आज स्टूडियो में हमारे सामने विराजे हुए हैं। आप सबकी तरफ से उनको उनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, थोड़ा पारिवारिक सिस्टम पर बात करते हैं कि हमारा जो पारिवारिक सिस्टम है वो विश्व का सर्वोत्तम सिस्टम है। क्यों है? एक लड़के लड़की का एंगेजमेंट, शादी होती है तो वो रिश्ते कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नाना ससुर, दादा ससुर, नानी सासू, दादी सासू, ननंद भुजाई, ये वो जो कि अन्य देशों में नहीं मिलता है। और ऐसा कहा जाता है शादी एक जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। ऐसा भी कहते हैं कि जब किसी लड़के लड़की का संबंध जोड़ दिया तो कहते हैं कि ये 7 जनरेशन तक चलता है। इतनी बड़ी गहन हमारी ये शादी ब्याह की प्रथा है। लेकिन आज का सिनेरियो देखो, लव मैरिज होती है और जो कोर्ट ने आजकल लागू किया है कि वो अपने साथ में लिविंग का भी अलाउ कर दिया है। और उसके अलावा जो है सब कुछ होने के बाद अच्छी तरह से लड़का लड़की पसंद करने के बाद भी 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने डाइवोर्स हो गया और पति ने पत्नी को छोड़ दिया। लड़की अपने मायके जाके बैठ गई, जबकि इतना करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इतनी छानबीन करके किया गया है। तो आखिर ये बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई तो ये हमारा सिस्टम है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, बदनाम हो जाएगी, व्यक्ति दुखी हो जाएगा और सुंदर सिस्टम है वो फेल हो जाएगा आने वाले जनरेशन के लिए। इससे सुंदर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, ये प्रूव हो चुका है। तो स्वामी जी, इस सिस्टम को पुनर्स्थापित करने के लिए, वैसा ही बनाए रखने के लिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्या सॉल्यूशन है, ताकि कि ये सारी चीजें पैदा ही क्यों हो? पहले सोच समझ के की जाए, और करते भी है फिर भी पैदा क्यों हो रही है? जय सच्चिदानंद। आप सबको, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जो हमारी सामाजिक जीवन जीने की जो पद्धति थी वो बहुत श्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ थी, और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा आज भी हो रही है। संयुक्त कुटुंब, संयुक्त कुटुंब के अंदर एक दूसरे की मर्यादा थी और सभी लोग घर के पूरे परिवार में कामकाज करते रहते थे। भले ही कभी कभी संघर्ष भी होगा, अलग अलग व्यक्तियां हैं, दिमाग अलग अलग है, फिर भी साथ में रहने से बहुत सारे तनाव का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं रहेगा। क्योंकि कोई ना कोई काम घर में होता ही रहेगा, करता ही रहेगा। आपको कहीं बीमार हो, कहीं बाहर जाना है, कभी छुट्टी लेना है तो आप कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार में 1-2 व्यक्ति बाहर जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। और दूसरी बात, बड़ा परिवार में पैसा भी कम लगता है, क्योंकि वही पुरानी हवेली में सब लोग साथ में रहते हैं और रात को एक कमरे में सो जाते हैं, और दिन में तो सब वही एक किचन होता है, ड्राइंग रूम भी एक होता है। तो उसमें क्या होता है, खर्चा बहुत कम होता है। अगर घर के अंदर 5-7 लोग कमाते हैं और फिर एक ही किचन में खाना खाते हैं तो एक्सपेंस बहुत कम होता है। दूसरी बात, अगर 5-10 व्यक्ति कोई गेस्ट आ जाएगी तो भी तकलीफ नहीं होगा, बड़ी फैमिली है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 5 साल का बच्चा ऐसे 20-25 व्यक्तियों के परिवार में रहेगा तो मैं समझता हूं अगर 20-25 साल की उम्र हो जाएगी तो वो इतना मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि घर में ही 25 प्रकार की खोपड़ी के साथ वो
टकरा के सेट हो गया है, हाउ टू एडजस्ट विथ ईच अदर। तो इसीलिए वो बच्चा भी या बच्ची भी अपने जीवन में फिर कभी भी कोई भी संघर्ष आएगा तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग घर पे मिल गई है। तो ये सब प्लस पॉइंट था। मगर आज क्या हो गया, छोटा परिवार सुखी परिवार, घर में हस्बैंड और वाइफ ही है, और कभी कभी ये 2 बच्चे होते हैं। फिर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम में जाना है तो बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, घर में कोई तकलीफ आ जाती है, काम ज्यादा आता है, बीमार हो जाता है, बाहर जाना है, नहीं जा सकते हैं। बीमार होगा कौन करेगा, सबसे पहला अटेम्प्ट कौन करेगा, मेरे घर का काम कौन करेगा, खाना पीना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, बर्तन वगैरह कौन करेगा। दूसरी बात, यह सब कुछ होते हुए भी बच्चे को कोई प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है घर के अंदर, क्योंकि माँ बाप दोनों जॉब करते हैं और बच्चा पढ़ाई करता है। फिर वो माँ बाप भी जॉब करके आएंगे, फिर घर का काम संभालेंगे, ये करेंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे, तो बच्चे के लिए वो संस्कार देने का वो अटेंशन नहीं दे पाते। तो इसीलिए बहुत सारे वीक पॉइंट है छोटा परिवार में। और दूसरी बात क्या होती है, छोटा परिवार जो होता है तो उनकी सोच क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि ज्यादातर वो संघर्ष नहीं करते, तो इस प्रकार का जीवन जीने का माहौल बन गया। अभी उसके परिवार में अगर 2-3 व्यक्ति आती है तो वो उनके लिए भारी बन जाता है, क्योंकि वो इतना लोड नहीं ले पाते हैं अकेले होने के नाते। तो पैसा भी इतना कम लगता है, पैसा भी के हिसाब से वो उसको भारी पड़ता है, और काम के लिए हिसाब से भी उसको भारी पड़ता है, और बच्चे को ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूं हमारे भारतवर्ष की जो संयुक्त कुटुंब की जो सुविधा है, व्यवस्था है, जो सदियों से चली आई है, उसमें हम कितना कारगर होते हैं। तलाक का भी बोले, तलाक है, तलाक क्यों होते हैं उस पर। हाँ, तो कारगर होते हैं। तो इस प्रकार के, अगर उस प्रकार के बड़े फैमिली में रहेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। दूसरा एंगल कहेंगे तो छोटे परिवार में तलाक होता है, क्योंकि छोटे परिवार में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो दोनों के ऊपर वॉच कर रहा है और दोनों को गाइड कर रहा है और दोनों को एश्योरेंस दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और दोनों व्यक्ति अपने अहम से पढ़ी लिखी है, पैसा कमाती है, और छोटी छोटी बातों में अहंकार टकरा जाता है, क्योंकि दोनों एजुकेटेड है और दोनों पैसा कमाते हैं। तो एक दूसरे की क्यों सुनेगा, ऐसा दिमाग में आ जाता है कि मैं भी पढ़ाई किया, आपने भी किया, मैं भी जॉब करके पैसा लाती हूँ, आप भी लाते। तो उसमें क्या होता है, अहंकार का टकराव हो जाता है, और अगर ये टकराव लंबा चलता है तो फिर तलाक हो जाता है। तो इसीलिए हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पढ़ना लिखना कोई गलत बात नहीं है, और पैसा कमाना भी गलत नहीं है, मगर पढ़ना लिखना और पैसा कमाने के साथ अगर हम संयुक्त कुटुंब में रहते हैं तो मैं समझता हूं सबके लिए अच्छा है। भले ही अपना बेडरूम सबको अलग अलग मिले, मगर खाने का एक होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, और ड्राइंग रूम एक होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो समा जाएगी, और बच्चे की ट्रेनिंग हो जाती है, और कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, और कभी कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में परिवार में आती है तो भी वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि तलाक की भी बात करेंगे तो अगर संयुक्त कुटुंब होगा तो एकदम से ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे घर में परिवार में होते हैं तो जिसमें समाधान मिल जाता है, और एक प्रकार की ऐसा लगता नहीं है कि वो परिवार से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है, मगर वो एडजस्ट हो जाता है परिवार के साथ रहेगा तो, क्योंकि एक दूसरे को बता के समझ सकते हैं। मगर जब दोनों ही व्यक्ति किसी को बताने का स्कोप ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, और फिर मन में फिर चक्कर चलते रहते हैं, और फिर लगता है कि नहीं अभी मेरे को बैर नहीं होता है तो मैं अलग हो जाऊं। तो ऐसा होता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में हम संयुक्त कुटुंब के लिए सोचे वो बहुत अच्छी बात है। विभक्त कुटुंब नहीं, संयुक्त कुटुंब, और उसमें ही सबकी भलाई है, परिवार की भी, परिवार के सभी सभ्यों की भी, और जितना साथ में रहता है तो स्ट्रेंथ बहुत होती है।
अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत करने के लिए हमारे घर पे आता है, अगर बड़ा फैमिली है तो नहीं आ सकता है, क्योंकि कितने सारे व्यक्तियों की आंखें और दिमाग होता है, तो वो नहीं सोच सकते। मगर घर में एक या दो ही व्यक्ति है तो इसको निपटना, इसको फुसलाना, इसको मिसगाइड करना या इसका लाभ लेना आसान हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बड़े परिवार में रहेंगे तो अच्छी बात है, सिर्फ बेडरूम अलग बनाओ, बाकी ड्राइंग और किचन साथ बनाओगे, मैं समझता हूँ पूरी परिवार के लिए अच्छा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बच्चे भी धीरे धीरे आसानी से परिवार के साथ तैयार होके आगे बढ़ेंगे। बस यही मेरी राय है उसके ऊपर। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया तलाक की समस्याएं और परिवार में बिखराव की समस्याएं, न्यूक्लियर फैमिली की समस्याएं, इन सब का समाधान है कि जहां तक संभव हो संयुक्त परिवार रहे। वो समय तो चला गया जब 3-3, 4-4 जनरेशन रहती है, लेकिन आजकल इतना ही हो कि अपने माता पिता को साथ रखें तो भी वो संयुक्त परिवार मान सकते हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, उनको अम्ब्रेला मिल जाएगा, उनको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, अनुशासन करने वाला मिल जाएगा। उसके संकोच के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो संयुक्त परिवार जो है, जितना भी हो, बड़ा ना हो छोटा हो, तो वो आज इन सब समस्याओं का एक समाधान आपने बताया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आजकल के ये रोजमर्रा और मध्यम वर्गीय फैमिली की बात करें, जिसमें पति पत्नी के दिव्य व्यवहार की बात करें, क्योंकि बच्चा सीखता है वो माँ बाप के प्रैक्टिकल व्यवहार से सीखता है। संस्कार बच्चे को सीखने से ज्यादा मिलते हैं। तो पति पत्नी 20 साल 25 साल जब उनकी संतान बड़ी हो जाती है, आजकल तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, यानी अगर मान लो व्यक्ति 30-40 साल की 50 साल की उम्र के अंदर सेटल भी हो जाता है, तो प्राय कुछ जगह ऐसी शिकायतें आ गई कि शादी हुए 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और पति पत्नी लड़ते हैं, पति ने पत्नी को छोड़ दिया या पत्नी ने पति को छोड़ दिया, तो उस बेचारी संतान का क्या हाल होगा। ये स्थितियां भी बहुत बढ़ रही है। फिर वो संतान क्या करेगी, गलत सलत काम करेगी, क्योंकि जवान उम्र होती है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, तो वो गलत सलत काम भी हो जाते हैं। ये पति पत्नी का दिव्य व्यवहार है, तभी परिवार अच्छा रहेगा, तभी समाज अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज परिवार बनता ही पति पत्नी से है। तो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार हमेशा बनता रहे, तो वो क्या टिप्स है, और खासकर उन लोगों को दीजिए जिनकी की शादी के 25-30 साल हो गए, मैच्योरिटी भी आ गए, बच्चों को सेटल पीठ पर आ चुके हैं, उस वक्त वो ऐसा करते हैं तो कितनी दुर्दशा होती, सबकी होती है। उसके लिए कृपया मार्गदर्शन दीजिए पीक कंडीशन का। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती है कि मैच्योर व्यक्ति भी एक अपने जीवन में संघर्ष करते करते करते, सहन करते करते, अपने आप को गिव अप करते करते इस परिस्थिति में पहुंच गया है कि अभी मेरा क्या होगा, मेरा कौन करेगा। क्योंकि आजकल की परिस्थिति ऐसी है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे लड़की होती है उनकी तो शादी होगी तो वो चली जाएगी, मगर लड़का भी ऐसा होता है कि शादी करता है तो अलग मकान ले लेता है। तो भी माँ बाप को लगता है कि हमने इतनी 25-25 साल तक जो तपस्या किया है, आखिर उसका फल क्या मिला। हमको तो वही का वही काम करना पड़ेगा, वही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम तो रिलैक्सेशन या रिटायरमेंट महसूस ही नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां समाज में आज बन रही हैं, और ये परिस्थितियों में सभी को प्रॉब्लम आता है। नए जनरेशन को अलग रहने में भी प्रॉब्लम आता है, और पुराने व्यक्तियों को उम्र के कारण छोटी मोटी जो आउटसाइड हेल्प होती है, मेडिकल का हो, खास करके मेडिकल का हो,
और घर में थोड़ा बहुत काम काज का हो, कोई बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो हेल्प की बात कहो, और बीमारी आ जाते है तो एक व्यक्ति हमको कुछ संभालने वाली है ऐसा कहो। लेडीज के लिए कोई लेडीज मिल जाती है, जेंट्स के लिए जेंट्स मिल जाती है परिवार में, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये परिस्थितियां अभी टूट रही है, मैं मानता हूं इससे किसी का भला नहीं है, मगर ये मैंने पहले भी कहा कि ये अहम की बातें हो गई है और सबको दिमाग में एक प्रकार का शब्द सेट हो गया है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। हालांकि फ्रीडम क्या है वो जानते नहीं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंदी बन जाए। फ्रीडम का मतलब होता है अपनी टेरिटरी में किसी को न आने देना और किसी की दूसरे की टेरिटरी में न जाना। हो सके तो दूसरों को हेल्पफुल हो गए और हम दूसरे की कम से कम हेल्प ले गए, तो उससे फ्रीडम महसूस होता है। तुम सबके साथ हेल्प लेते जाओगे, फिर कहेंगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, लंबा कैसे चलेगा? तो गिव एंड टेक है। तो कहने का मतलब भी ऐसा है कि जीवन ऐसा वन वे नहीं होता है, पर अगर वन वे जीवन जीना चाहोगे तो फिर संघर्ष ही रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमारे जीवन के अंदर मुख्यतः हमारे जीवन स्टाइल ऐसे होने चाहिए कि हमारे से किसी को परेशानी न होवे और छोटी मोटी परेशानी को हम स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें। मगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, छोटी मोटी जो परिस्थितियां आती है वो भी ढाल देते हैं परिवार के ऊपर। हम खुद फेस करना नहीं चाहते और छोटी परिस्थितियों को हम बड़ा बताना चाहते हैं और इसीलिए फिर घर में भी संघर्ष हो जाता है। जैसे बीवी को या पत्नी को 60 साल हो गया है और अभी वही रूटीन काम हर रोज कर रही है, फिर 60 साल की उम्र में वो सोचेगा कि बच्चे की शादी हो गई, बच्चा की भी शादी हो गई, हम तो वही के वही रहेंगे, तो हमको शांति कब मिलेगी, राहत कब मिलेगी? फिर वो कहेंगे कि चलो भाई मैं 3 दिन बीमार हो जाता हूँ, तो कहेगी मैं बीमार हूँ, मैं काम काज नहीं करूँगा, तो पतिदेव भी गुस्सा हो जाता है, बोला घर कैसे चलेगा? तो ये सब बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती है प्रैक्टिकली, और इसीलिए तो उसका उत्तम उपाय ये है कि संयुक्त कुटुंब में रहो, यही आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन है। और दूसरी बात, जो एक मैच्योर एज के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, तो या फिर आप फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को हर समय 70-80 ईयर्स तक भी स्वस्थ रखने की फिजिकली मेंटली कोशिश करो, तो हो सकता है कि आपको संघर्ष नहीं लगेगा। मगर आपकी फिजिकली और मेंटली और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी और आपकी उम्र हो गई है तो और तनाव महसूस करोगे। तो बेटर हम युवानी में व्यवहार करते करते भी थोड़ा सेविंग करें फॉर फ्यूचर, और पैरेलल हम अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखें और मानसिक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास वो भी जीवन जीने के साथ बना रहे, भले ही उम्र सीनियर सिटीजन हो गई है फिर भी, ताकि हम अपने जीवन के अंदर आज आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आम लोग तो इस प्रकार का जीवन जीते हैं। वो कैसा जीते हैं? अपेक्षा वाला। तो मैं कहता हूं माँ बाप को भी बहुत सारी अपेक्षा जीवन में नहीं रखनी चाहिए, और हो सकता है कि बच्चा या बच्ची सेवा करे, न भी करे तो भी हमको सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं 70-80 ईयर्स तक, इतना तो हमको सीख लेना चाहिए, ताकि फिर उम्र होने के बाद अगर हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया और पहले से जागृति नहीं रखी, तो बाद में फिर जो दिक्कत आएगी उस उम्र में हमको बेरेबल नहीं होगी। तो उसके लिए पहले से ही सोच कर प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हम 60 साल के बाद भी अगर 20-25 साल जीते हैं तो अकेले भी जीना है तो किस प्रकार से आसानी से जी सकें, इतना फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये सब पहले सोचना चाहिए। तो बस यही मेरी राय है कि ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आप, हो सकता है कि आपको ये सोच काम में आए अपने जीवन में और अपना खुद का जीवन
शांत और मधुर और संयममय बनाए, यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के लिए। जब अगर पति ज्वाला बने तो पत्नी को जलधारा बनना है या इसके विपरीत होना है तो संतुलन हो जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस शादी के पहले दिन से ही करनी चाहिए और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ट्रीटमेंट तो होती रहती है होती रहेगी, लेकिन वो एडजस्टमेंट हो जावे। मतलब मतभेद भले ही हो, मनोभेद नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस प्रारंभ से की हुई होती है तो अंत समय तक ये काम आती है। बहुत अच्छा समाधान दिया आपने स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।